Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 7, Dissolution of a Partnership Firm. Dissolution का मतलब क्या होगा? Existence of firm जो है उसको एंड करना. लास्ट टाइम जूम के लेक्चर जब भी हुआ था तब मैंने आपको ये थियरी एक्सप्लेन करी थी, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर ध्यान रखना. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा? फर्म का क्लोज, फर्म को क्लोज करना. फर्म दो तरह से यहाँ पर क्लोज हो सकती है. डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकता है. एक तो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, या तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है? अलग अलग कंडीशन है. पार्टनरशिप की बात करने जाओगे, व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन पार्टनर. सारे पार्टनर्स धंधे में क्या हो जावे? इंसॉल्वेंट, मतलब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर क्या हो जावे? खराब हो जावे, एक्सेप्ट वन पार्टनर. तो अभी नियम है कि बिजनेस को बंद करना पड़े, वाइंड अप करना पड़े. फर्म कंटिन्यूसली सफरिंग लॉस, अगर अपना फर्म कंटिन्यूसली लॉस कर रहा हो तो अभी फर्म को क्या करना पड़े? क्लोज करना पड़े. एक ये भी चीज़ ध्यान रखना. According to the Indian Partnership Act 1932, as per the section, अगर आप सेक्शन की बात करने जाओगे तो सेक्शन यहाँ पर 39 के मुताबिक ऐसा है कि डिसोल्यूशन की प्रोसीजर्स जरूरी है. डिसोल्यूशन की प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर नियम है यहाँ पर कि जब भी कोई भी फर्म यहाँ पर डूब रही है, बराबर, फर्म कोई भी तरह से डूब रही है, कोई भी कारण है सर, कोई भी रीज़न से यहाँ पर, तो उसकी प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है. प्रोसीजर देखने जाओगे तो वी हैव टू डू द प्रोसीजर्स ऑफ डिसोल्यूशन इन टू वेज. आइदर इट कैन बी डन बाय द नॉर्मल प्रोसीजर्स और इट कैन बी डन बाय द लीगल प्रोसीजर ऑल्सो. फर्म के अंदर डिसोल्यूशन की प्रोसीजर दो तरह से कर सकते हैं. वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम जूम के लेक्चर के अंदर बताया था. डिसोल्यूशन की प्रोसीजर नॉर्मल कंडीशन से भी हो रही है, नॉर्मल प्रोसीजर्स यहाँ पर. और दूसरा मतलब नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई भी फर्म डूब रही है तो नियम क्या होगा कि उसमें पार्टनर के अंदर अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. ये भी ध्यान रखना. अगर पार्टनर्स रेडी नहीं होंगे तो फर्म कभी भी यहाँ पर क्लोज कर सकते नहीं है. ये भी ध्यान रखना, बराबर. एक्चुअली पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती रहती है? अनलिमिटेड, बराबर. यू हैव टू पे योर पर्सनल असेट्स ऑल्सो इफ यू आर अनेबल टू पे द लायबिलिटीज, बराबर, थ्रू द, क्या लिखा है, थ्रू द यहाँ पर बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्म में से अगर आप अनेबल हो अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए तो पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है. अपने को जो भी चुकाने का बाकी होगा वो अप टू एंड चुकाना पड़े, नियम ऐसा होता रहता है. तो ये एक फॉर्मेलिटीज़ कंपलसरी करनी पड़ती रहती है. डिसोल्यूशन की जो प्रोसीजर जब भी होगी तो डिसोल्यूशन प्रोसीजर में क्या होगा? नियम है, अलग अलग तरह से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते रहते हैं. बेसिकली देखने जाओगे, अगर नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूँ, मेथड्स ऑफ द डिसोल्यूशन की बात करने जाओगे तो नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर क्या आएगा? जिसमें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, क्या होगा? विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट. और दूसरी इफेक्ट आएगी यहां पर विथ इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट, विथ इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट. नॉर्मल में क्या होगा? अगर नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें डिसोल्यूशन के अंदर, फर्म को क्लोज करना, ध्यान रखना, विसर्जन, गुजराती में उसको विसर्जन बोलते हैं. हमने अपने फर्म का क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया यहाँ पर. तो ये चीज़ ध्यान रखना. विदाउट कोर्ट मतलब क्या? नॉर्मल में एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है. एक्चुअली सभी पार्टनर्स जो रेडी हो, सभी पार्टनर्स जो एग्री हो, तो यहाँ पर हम नॉर्मल डिसोल्यूशंस भी कर सकते हैं. आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ ही है. नॉर्मल मतलब एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होंगे तो कभी भी हम यहाँ पर डिसोल्यूशन की प्रोसीजर कर सकते नहीं है. एक ये चीज़ ध्यान रखना. दूसरा, डिसोल्यूशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा? एग्रीमेंट. जिस दिन
पार्टनर ने बिजनेस की शुरुआत करी होगी तब एक एग्रीमेंट बना होता है, और एग्रीमेंट में लिखा होता रहता है कि ये एग्रीमेंट 3 साल तक है, 4 साल तक है, 5 साल तक है, ऐसा लिखा हो। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट का पीरियड पूरा होता रहता है, ऑटोमेटिकली फर्म को क्या करना पड़ता है, बंद। सब कुछ एग्रीमेंट में मेंशन करना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंशन करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकता नहीं है। एक ये चीज़ ध्यान रखना, डिसोल्यूशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट। डिसोल्यूशन ये सब नॉर्मल के पार्ट से ध्यान रखना। डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट, एक्ट मतलब क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बराबर। व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन पार्टनर, सारे पार्टनर धंधे के अंदर इंसॉल्वेंट हो जावे एक पार्टनर को छोड़कर, तो नियम है कंपलसरी फर्म को क्या करना पड़े, बंद करना पड़े। या तो ऐसा हो सकता है व्हेन फर्म बिकम डूइंग इलीगल एक्टिविटी इन द बिजनेस, अगर कोई भी फर्म, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल, या तो अपना बिजनेस इलीगल हो तो अभी नियम है कि उसको क्या करना पड़े, नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक उसको क्या करना पड़े, क्लोज करना पड़े। इलीगल धंधा कभी भी कोई भी जगह पर चलता नहीं है। या तो डिसोल्यूशंस ऑन हैपनिंग ऑन सर्टन, यहाँ पर कंटिंजेंसी, ये भी हो सकता है। चौथा पॉइंट ये भी होगा, डिसोल्यूशन, बराबर। डिसोल्यूशन जनरली क्या होगा, एज हैपनिंग ऑन सर्टन कंटिंजेंसी, ऑन सर्टन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब क्या होगा, बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रकार की डाउटफुल एक्टिविटीज होती रहती है, संभावना कोई भी हो सकती है, समझ लेना। पता नहीं है, फ्यूचर्स आर टोटली अनसर्टन, नोबडी नोज व्हाट हैपन इन द बिजनेस, बराबर। कल क्या होने वाला है किसी को मालूम होता नहीं, इसीलिए अमुक कंटिंजेंसी बिजनेस के अंदर आती रहती है, ये भी हो सकता है। और पांचवी चीज, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अंदर अंदर पार्टनर नोटिस देकर भी क्या कर सकते हैं, फर्म को क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते, नोटिस भी आएगी, ध्यान रखना। वेयर द पार्टनरशिप इज एट ऑल, जनरली देखने जाओगे, द फर्म मे बी डिसॉल्व, फर्म कोई भी तरह से, विल मतलब इच्छा, पार्टनर्स की खुद की इच्छा होनी बहुत जरूरी है, बराबर। बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को राइटिंग में कोई भी लिखकर क्लोज करने की बात करना चाहता हो, उसका इंटेंशन ऐसा है कि फर्म में अब कुछ रखा नहीं है, फर्म में अब कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो बेटर वे उसको बंद करना चाहते हो तो वो लीगली यहाँ पर एक प्रॉपर डेट पर मेंशन कर दो कि ये डेट पर आपको फर्म को क्या करना है, बंद करना है, राइटिंग में लिख दो। अगर दूसरा पार्टनर रेडी हो जाएगा तो अभी ऑटोमेटिकली फर्म को हम बंद कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ नॉर्मल डिसोल्यूशन की प्रोसीजर में आवे, पर जब कोर्ट कचहरी की बात आवे तो अलग वस्तु है। विदाउट इंटरफियरेंस ये नॉर्मल हुआ, विथ इंटरफियरेंस उसमें अलग चीज आती रहती है, दैट इज उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। क्या लिखते हैं यहाँ पर, विथ इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट थ्रू डिसोल्यूशन की प्रोसीजर। तो इसमें कितनी चीज ध्यान रखना, पहली चीज कोर्ट कचहरी की बात आवे तो क्या होगा, जब भी कोई पार्टनर अनसाउंड हो जाए, ही इज नॉट कैपेबल डूइंग हिज क्या लिखा है ड्यूटीज, बिजनेस के अंदर क्या होगा, व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स, क्या हो गया यहां पर, अनसाउंड माइंड, व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मतलब पागल, अगर कोई भी पार्टनर पागल हो गया हो तो अभी नियम है वो कोर्ट कचहरी की मैटर आवे, मतलब विथ इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट यहां पर हो सकता रहता है। दूसरी चीज, व्हेन अ पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ हिज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, व्हेन अ पार्टनर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, जब भी पार्टनर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म बरोबर करता ना होवे तो भी कोर्ट कचहरी में मैटर जा सकती है, मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसीजर कोर्ट कचहरी थ्रू हो सकती रहती है। तीसरी चीज, व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक, जब भी कभी कभी क्या होगा, मिसबिहेवियर एक्टिविटी, व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट्स अगेंस्ट द फर्म,
मिसकंडक्ट मतलब गलत व्यवहार अगेंस्ट द फर्म, तो अभी नियम है कंपलसरी कि फर्म को एज पर द लॉ के मुताबिक क्लोज करना पड़े। व्हेन अ पार्टनर persistently breach the law, breach the agreement of the partnership firm, जानबूझकर विलफुली अपनी इच्छा से, परसिस्टेंटली मतलब अपनी मर्जी से क्या करे, एग्रीमेंट को तोड़ती हो, जो कायदा बना हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है, तो अभी कंपलसरी कोर्ट कचहरी में मैटर यहाँ पर जा सकती है। या तो कभी कभी ऐसा होगा व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर, व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर क्या कर सकता है, द होल इंटरेस्ट, ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट टूवर्ड द थर्ड पार्टी, टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, टूवर्ड द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोले बिना ही पैसा कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसका मतलब उसकी भी एक्टिविटी गलत है। नियम है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि जब भी कोई भी पैसा हम ट्रांसफर करते एक दूसरे को पूछकर ही काम करना पड़े, नहीं तो कोर्ट कचहरी में मैटर जा सकती है। दूसरी चीज, व्हेन अ फर्म सफरिंग अ कंटिन्यूस लॉस, व्हेन अ फर्म, जब भी फर्म में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो, व्हेन अ फर्म कंटिन्यूसली सफरिंग अ लॉस, फर्म को कंटिन्यूसली क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो भी नियम है एज पर द डिसोल्यूशन एक्ट के मुताबिक के कोर्ट के कंपलसरी फर्म को क्या करना पड़े, क्लोज डाउन करना ही पड़े, बराबर। तो ये कंडीशन से जो नॉर्मल डिसोल्यूशंस की, और दूसरी कौन सी आएगी, डिसोल्यूशन एज पर द क्या आएगा, कोर्ट, बराबर। तो ये दो चीज़ खास ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये चैप्टर के अंदर जो आपको समझने की है वो है इम्पोर्टेंस के जब भी यहाँ पर कोई भी फर्म डूब रही है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट के मुताबिक ध्यान रखना, जब भी कोई फर्म डूबती है तो नियम होता रहता है कि सबसे पहले क्या चुकाना पड़ता रहता है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहली चीज़, धंधा डूब रहा है तो पहले ही अमाउंट किसको चुकाने की, सबसे पहली चीज़ क्या पेड ऑफ होती रहती है, सबसे पहली चीज़ आएगी डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो लीगल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीगल एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कचहरी के जो भी खर्चे होते हैं सबसे पहले चुकाना पड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी वो चुकानी पड़े। थर्ड पार्टी मतलब हमने जिस किसी से भी पैसा लिया हो, जिससे भी माल सामान उधार लिया हो, उसका पेमेंट चुकाने का बाकी हो तो उसको बोलते थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये पहली चुका, ये भी चुकाना, उसके नंबर आवे, ये ऑर्डर है। सबसे पहले अगर हमारे पास पैसा आया तो पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाना पड़े, बाद में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में वो याद रखना वाइफ्स की लोन भी आ जाएगी, हाँ बराबर। ऑल्सो इंक्लूडेड वाइफ्स लोन, ध्यान रखना एज पर द वुमन वेलफेयर एक्ट, एज पर द वुमन वेलफेयर एक्ट के मुताबिक वाइफ्स लोन इज कंसीडर एज द सेम एज द थर्ड पार्टी लायबिलिटी। हमने फर्म में से सपोज मैंने अपनी वाइफ से लोन ली हो फर्म के लिए, फर्म में 4-5 पार्टनर है, पर पर्टिकुलरली सपोज मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ से लोन ली हो, बाकी दूसरे 2 पार्टनर है उसने अपनी वाइफ से लोन ली नहीं है, समझ लेना, पर मैंने अपने वाइफ से फर्म के लिए लोन ली हो, तो वाइफ सपोज आज पैसा आया, फर्म तो डूब गया है, डिसोल्यूशन हो गया है, फर्म के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो वाइफ्स को पहले चुकाने का ऐसा होता नहीं है। वाइफ्स लोन इज ट्रीटेड एज अ सेम एज थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर पैसा बचता हो तो किसका टर्न आवे, पार्टनर्स लोन,
ये ध्यान रखना पेमेंट कैसे करना है। और बाद में एनी सरप्लस सो ट्रांसफर टू पार्टनर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बाद में कोई सरप्लस बचे तो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल को, यहाँ पर करना है, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। डिसोल्यूशन के प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले पेमेंट कैसे करना है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब पहले चुकाने का, बाद में आएगा थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स लोन, और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा यहाँ पर, एनी काइंड ऑफ सरप्लस अराइज इन द बिजनेस सो दैट सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर, इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। ओके फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी का जो भी ये चैप्टर के अंदर है वो मैं आपको बताऊंगा, बराबर। तो ये जो फॉर्मेट बताया हुआ है और ये जो थियरी समझाई है वो थियरी अच्छी तरह ध्यान रखना। थैंक यू।